गुड इवनिंग साथियों। आज फिर हम एक बार आपकी सेवा में हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज हमारा जो वीडियो का शीर्षक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। जैसा आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने जा रहा है किसी भी कंपटीशन परीक्षा के लिए। और आज मैंने आपको 101 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह किया है जो बहुत ही शानदार है। मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रहा, आप स्वयं देखेंगे। बहुत उच्च स्तरीय प्रश्नों को मैं संकलित करके लेके आया हूं। आप इसको स्किप ना करें और ना फास्ट फॉरवर्ड करके, नहीं कि भाई पहले प्रारंभ में देख लिया, बीच से देख लिया और अंत से देख लिया। तो बिना किसी समय की देरी किए हुए मैं पहले प्रश्न पर आता हूं। तो पहला प्रश्न देखिए, यदि बल और विस्थापन F और S हैं तो किया गया कार्य शून्य कब होगा। जैसा हम जानते हैं कि भाई बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम कार्य कहते हैं कि W बराबर क्या होता है, F डॉट S, यही होता है ना, या एफ एस कॉस थीटा। यदि थीटा बराबर 0 तो कॉस 0 का मान 1 होता है। तो उस स्थिति में किया गया कार्य धनात्मक होता है या अधिकतम होता है। तो अर्थात उस समय क्या परिभाषा निकल के आती है कि बल और बल के द्वारा उत्पन्न जो विस्थापन है एक ही दिशा में, इसलिए किया गया कार्य अधिकतम है। लेकिन यदि थीटा बराबर 90 हो, अर्थात बल और उसके द्वारा उत्पन्न विस्थापन परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, तो उस स्थिति में हम जानते हैं कि cos 90 का मान 0 हो जाएगा। इसलिए W बराबर एफ एस और cos 90 का मान 0 होने के कारण किया गया कार्य ही शून्य हो जाएगा। ध्यान रखना भाई। तो F और S बल और विस्थापन है, तो इनके द्वारा किया गया कार्य शून्य कब और किस कंडीशन में हो सकता है, जब F और S परस्पर लंबवत हों। देखिए कार्य के बारे में, कार्य की परिभाषा, कार्य कब धनात्मक हो सकता है, कब ऋणात्मक हो सकता है, कब 0 हो सकता है, इसके मात्रक क्या क्या है, इनका मैंने पूरा जो चिट्ठा है वो निकाल के रख दिया है। पर आप इसको वीडियो के अंत में देख पाएंगे, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ आपको बताऊंगा तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि आपको शॉर्ट में चाहिए और शॉर्ट और साइंस का कोई मेल नहीं है। तो जो लोग देखना चाहते हैं वो वीडियो के अंत में देख लें। तो मैं बढ़ता हूँ दूसरे पृष्ठ पर। एम द्रव्यमान का एक कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। इस पर कार्यरत अवकेंद्रीय बल F है। वृत्ताकार पथ तय करने के पश्चात किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए ध्यान रखें भाई कि वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और उस अपकेंद्रीय बल की जो दिशा है, देखिए इस तरह से ध्यान रखिए, अपकेंद्रीय बल की जो दिशा है, जैसे ये वृत्ताकार मार्ग पर कोई कण घूम रहा है तो इसको घुमाने के लिए एक आवश्यक अपकेंद्रीय बल होगा जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होती है। और विस्थापन ये है। तो देखिए विस्थापन ये है, विस्थापन की अगर मैं दिशा निकालूं तो ये जो कोण बनेगा भाई, ये तो ds अर्थात विस्थापन है, ये अब केंद्रीय बल की जो दिशा है इस तरह को। तो इनका कोण 90 होने के कारण हमेशा वृत्ताकार मार्ग पर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य। चाहे वो अर्धवृत्त चले, चाहे क्वार्टर चले या पूरा चले। ध्यान रखना भाई, अर्धवृत्ताकार पथ हो चाहे पूरा वृत्ताकार पथ हो, जहां भी वृत्ताकार पथ आ जाए या अब केंद्रीय बल आ जाए तो किया गया कार्य शून्य होगा। जैसा मैंने अभी बताया था, आपको विशेष जानना है तो वीडियो के अंत में आप देख लें कि कब कार्य शून्य होता है, कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है और उनके क्या क्या उदाहरण हैं। मैंने कई उदाहरण देकर बहुत अच्छी तरह से सहजता से इसको समझाया है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3। अब आपकी स्क्रीन पर दो पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान हो और उनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 है तो उनके रेखीय संवेगों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को आप हल करें तो आपको ये जान लेना आवश्यक है कि गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में क्या संबंध है। तो जैसा हम जानते हैं कि भाई संवेग किसके बराबर होता है, आपको पता ही है कि संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग अर्थात m इंटू वी। और गतिज ऊर्जा आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है भाई, गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी ½mv²। अब देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ½ m² v² बटे m। मैंने क्या कर दिया, m का ऊपर नीचे गुणा कर दिया।
अब इसको देखिए एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इसका मतलब ये किसका वर्ग है, पी स्क्वायर का, तो पी स्क्वायर बटे 2m, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, पी स्क्वायर बटे 2m। अब यहां देखिए दो पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, अर्थात दो पिंड ऐसे हैं कि उनकी K1 अर्थात पहले की गतिज ऊर्जा K1 है, दूसरे की K2 है, ये दोनों समान है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखूंगा, P1 स्क्वायर बटे 2m1 बराबर P2 स्क्वायर बटे 2m2। इसका मतलब, तो देखिए अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं कि P1 स्क्वायर बटे P2 स्क्वायर, तो देखिए यहां देखिए P1 स्क्वायर में गुणा m2 का होना चाहिए, ठीक है, और P2 स्क्वायर में किसका गुणा है, m1 का, तो ये क्या हो जाएगा, m1 बटे m2। इसका मतलब कि P1 बटे P2 बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m1 बटे m2। तो सोचिए द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, क्योंकि रेखीय संवेगों का अनुपात पूछ रहा था, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा अनुपात 1/√2। तो 1 में भाग दे दीजिए √2 का, अर्थात 1.414 का, तो 1 में अगर 1.414 का भाग देंगे तो वो आ जाएगा 0.707। तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट वन। इसकी जगह ये भी दे सकता था कि इनका अनुपात क्या होगा, तो अनुपात होगा 1:√2। ध्यान रखना भाई, 1:√2। अब चूंकि इसने क्या किया, 1 में √2 का मान जो 1.414 होता है उसका भाग दे दिया है और वो निकाल के दे दिया 0.707। ठीक है भाई। अब ध्यान रखना भाई, चौथा जो प्रश्न है उसमें देखिए, प्रश्न को आप सोचकर बताइए क्या होगा। एक तोप से छोड़े गए गोले के हवा में फटने से क्या होगा, संवेग में कमी होगी, संवेग में वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी या गतिज ऊर्जा में कमी होगी। तो इसको आपको याद आ गया होगा कि तोप से छोड़े गए गोले के हवा में फटने से गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट वन। हम करते हैं अगले प्रश्न की तरफ गमन। तो देखिए 5वां प्रश्न देखिए, 10 न्यूटन का एक बल 2 किलोग्राम की एक वस्तु पर 1 मीटर की दूरी के लिए कार्य करता है, तो वस्तु द्वारा गतिज ऊर्जा कितनी होगी भाई। तो देखिए आप सोचिए, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है मैंने अभी बताया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ mv²। तो मुझे v चाहिए और v इसमें है नहीं, तो आप देखिए क्या दिया गया है इसमें कि बल लगाया गया है 10 न्यूटन का। तो बल तो 10 न्यूटन का है भाई, और द्रव्यमान कितना है, 2 किलोग्राम है। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, इस वस्तु पर कार्यरत त्वरण का मान ज्ञात कर सकता हूं, और त्वरण बराबर होता है F/m, अर्थात 10/2 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात इस वस्तु पर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण कार्य कर रहा है। अब देखिए वस्तु उस समय के दौरान 1 मीटर की दूरी पर विस्थापित होती है। तो मैं देखिए न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण प्रयोग करके और मैं v² का मान निकाल सकता हूं। तो देखिए तृतीय जो समीकरण है वो क्या है, v² बराबर u² प्लस ट्वाइस ऑफ as। अब देखिए प्रारंभ में ये u का मान तो 0 है भाई, तो v² बराबर सीधे क्या हो जाएगा, ये तो 0² प्लस 2a का मान कितना है भाई 5, और s तय की गई दूरी कितनी है 1 मीटर, तो इंटू 1, अर्थात v² का मान हो गया 10। तो देखिए कितनी हो जाएगी 1/2, m का मान कितना था 2, v² का मान कितना है 10। तो देखिए 2 से 10, ये 2 कैंसिल हो गया भाई, तो रह गया 10, और काइनेटिक एनर्जी का जो मात्रक है वो जूल। तो किया गया कार्य प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या होगी, 10 जूल होगी। तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट वन। अब पहुंचते हैं हम छठे प्रश्न पर, केंद्रीय बल के प्रभाव में संरक्षण होता है। तो देखिए ध्यान रखना भाई, केंद्रीय जो बल होते हैं उनके प्रभाव में जो
किसका संरक्षण होता है? केवल कोणीय संवेग का। गलत बात है भाई, कोणीय संवेग के साथ साथ यांत्रिक ऊर्जा का भी संरक्षण होता है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट वन, अर्थात केंद्रीय बल के प्रभाव में कोणीय संवेग और यांत्रिक ऊर्जा दोनों का संरक्षण होता है। आप इसको ढंग से याद कर लें। देखिए 7वां प्रश्न, यदि किसी कण का द्रव्यमान m तथा E उसकी गतिज ऊर्जा का मान है तो उसके संवेग का मान क्या होगा? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि संवेग जो होता है उसको हम P से व्यक्त करते हैं और वो mb के बराबर होता है, अर्थात संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी E, जहाँ जैसे हम उसको के ई से व्यक्त करते हैं, पर उसने ए कहा है तो मैं चलो ई लिख देता हूँ कि ई अर्थात गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। तो देखिए पी को मैं इसमें ले आऊँ, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर नीचे एम का गुणा कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 m²v² अपॉन ये है ही भाई एम। तो अब देखिए m²v² अर्थात ये p² हो जाएगा। तो देखिए E बराबर क्या हो जाएगा? p²/2m। तो ये पूछ क्या रहा है? संवेग का मान, अर्थात p² बराबर हो जाएगा 2me। तो संवेग p बराबर क्या हो जाएगा भाई? √2me। तो इस तरह से आप इसको याद रख लें। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो कई प्रश्नों में आने वाला भी है आगे। तो देखिए ये ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही। अब चलते हैं 8वें प्रश्न पर। तो देखिए यदि किसी पिंड पर F बल लगाने पर उसमें v वेग उत्पन्न हो जाता है तो शक्ति का मान क्या होगा? तो देखिए शक्ति की परिभाषा हम जानते हैं कि शक्ति बराबर क्या होती है भाई? कार्य करने की दर, अर्थात कार्य बटे समय। और अब हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन बटे समय। अब देखिए बल को मैं अलग लिख देता हूं, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? बल इंटू विस्थापन बटे समय। जैसा आप जानते हैं कि विस्थापन और समय का जो अनुपात है वो वेग कहलाता है। इकाई समय में किसी वस्तु का जो विस्थापन है वो वेग कहलाता है, इसलिए विस्थापन बटे समय को मैं क्या कह दूंगा? वेग। तो शक्ति बराबर क्या हो गया? बल इंटू वेग। तो देखिए शक्ति को व्यक्त करते हैं पावर P और बल को फोर्स F से और V वेग, ठीक है, वेलोसिटी। तो P बराबर क्या होता है? FV। आप इसको ढंग से याद रख लें कि शक्ति का एक सूत्र ये भी है कि F इंटू V। W/T तो होता ही है, साथ में F इंटू V भी होता है। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट वन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 देखिए, 100 ग्राम की एक वस्तु को r त्रिज्या के एक वृत्त में नियत चाल से घुमाया जाता है। एक पूरे चक्कर में किया गया कार्य क्या होगा? मैंने अभी बताया था कि प्रश्न कैसा भी हो, यदि अवकेंद्रीय बल आ जाए और वृत्ताकार मार्ग में घुमाया जाए तो किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, चाहे वो अर्धवृत्त पूरा कर रहा है, चाहे पूरा वृत्त कर रहा है, चाहे वो 100 ग्राम की वस्तु है, चाहे 10 किलोग्राम की है, चाहे 1000 किलोग्राम की वस्तु है। तो हमेशा आपका ऑप्शन शून्य पर ही टिक होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट हेयर। ऊर्जा संरक्षण का देखिए ऊर्जा संरक्षण नियम का तात्पर्य है। तो देखिए ऊर्जा जो संरक्षण है वो क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसका मतलब होता है कि सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग हमेशा संरक्षित रहता है। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट हियर। ध्यान रखना भाई, आपको सभी सही लगेंगे पर इनमें से बेस्ट वन कौन सा है? सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग संरक्षित रहता है, क्योंकि आपको तो पहले ही ऑप्शन में टिक लगाने की आदत पड़ रही है, उसको सुधारिए बंधु अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है। तो अब चलते हैं 11वें प्रश्न पर भाई, कि स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा होती है, कैसी होती है बताइए भाई? आप जानते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो सभी क्षणों पर वो नियत रहेगी। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट हियर।
स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है? एक आपेक्षिक राशि होती है। आप सभी ऑप्शन को पढ़ लेना, मैं समय बचाने की दृष्टि से केवल आपको आंसर बताता जा रहा हूं भाई। अब प्रश्न संख्या 13, तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बतलाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या बतलाता है? मैंने अभी बताया था कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना उत्पन्न कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड विल बी, देखिए नहीं सर, ऊर्जा को, ये तो मैंने गलत लगा दिया भाई, सॉरी। ऊर्जा को नष्ट व उत्पन्न कर सकते हैं, गलत। ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना उत्पन्न, ऐसे ही गलती आप कर सकते हो भाई, ध्यान रखना। तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट हेयर भाई। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब प्रश्न संख्या 14, तो देखिए एक XY तल में F बल के प्रभाव से कोई कण इस प्रकार गतिशील है कि उसके रेखीय संवेग p के किसी समय t पर जो घटक है x अक्ष की दिशा में 2 cos t है और y अक्ष की दिशा में क्या है 2 sin t है। तो सीधी सी बात है भाई, cos और sin में π/2 का अंतर होता है कि नहीं होता है? तो इसमें f और p के बीच का जो कोण है किसी समय t पर वो 90 डिग्री का होगा। ये तो बहुत सरल सा सवाल हुआ भाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान की 4 गुना हो जाए तो नया संवेग क्या होगा? तो देखिए अभी मैंने बताया था, क्या बताया था? पिंड एक है, ठीक है, गतिज ऊर्जा बदल रही है। तो अभी आपने देखा था, क्या देखा था कि p² बराबर, या p² बराबर क्या होता है 2me, यही होता है ना भाई। तो देखिए इसमें क्या है, पिंड वही है, तो इसका मतलब m तो कांस्टेंट है, ऐसे ना। तो और E1 E2 अर्थात ये गतिज ऊर्जा है भाई। E क्या है, यहाँ गतिज ऊर्जा है, P यहाँ संवेग है। अभी तो सूत्र बताया था P बराबर √2me। चलो उसी रूप में लिख देता हूँ, P बराबर क्या होता है √2me। तो अब चूंकि पिंड वही है तो m तो कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है ही, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि P1/P2 बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई? √, किसके बराबर होगा? E1/E2 के। अब देखिए क्या कह रहा है, पिंड की गतिज ऊर्जा अपनी प्रारंभिक मान की 4 गुना हो जाए, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाए, ठीक है। तो देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि E1/E2 बराबर क्या हो जाएगा P1² तो अब देखिए गतिज ऊर्जा को आप देखिए, गतिज ऊर्जा E1 अर्थात E2 किसके बराबर हो जाए? अब देखिए E2 किसके बराबर हो जाए? गतिज ऊर्जा अपनी प्रारंभिक मान की 4 गुना हो जाए, 4E1 के हो जाए। तो आप रख दीजिए भाई, जो दूसरी गतिज ऊर्जा है वो पहली गतिज ऊर्जा की 4 गुनी हो जाए। तो रख दीजिए इस मान को, कैसे रखेंगे भाई कि E1/E2 के स्थान पर मैं 4E1 लिख रहा हूँ बराबर P1²/P2²। तो देखिए E1 से E1 कट गया, तो P1²/P2² का मान कितना आ गया? 1/4। तो मुझे तो P1 और P2 ही चाहिए, तो 1/4 का अंडर रूट निकाल लीजिए, 1:2 आ गया। अर्थात ये क्या हो गई? प्रारंभिक मान की दुगनी हो गई। तो प्रारंभिक मान का दुगना हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट हियर। बात आ गई समझ में? अरे यार करके देख लीजिए, P1/P2 का मान कितना है? 1/2। बच गुणा कर दीजिए भाई, P2 अर्थात बाद की जो संवेग है, बाद का जो संवेग है वो 2P1 के अर्थात प्रारंभिक संवेग का दुगना हो गया। अब देखिए 16वां प्रश्न देखिए, एक रिटोर्ट रॉकेट उपयोग में लाते हैं। रिटोर्ट जो देखिए इसको रट लीजिए आप, रिटोर्ट रॉकेट का जो प्रयोग होता है वो उपग्रह का वेग बदलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट हियर। तो देखिए अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न पर। 17वां प्रश्न देखिए, रॉकेट की गति निम्न के संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट की गति आप रट लीजिए रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत रिपीट होता है।
18वां प्रश्न देखिए, निम्न में से टक्करों के लिए सही कथन है। टक्करों के लिए सबसे सही जो कथन होगा वो कौन सा है, कि इसको आप देखिए, मैं समय बचाने के लिए आपको केवल उत्तर बता रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए उनको ध्यान से पढ़ना और देखना कि अगर मैं किसी एक ऑप्शन को चुन रहा हूं तो उसको क्यों चुना, बाकी के ऑप्शन गलत क्यों हैं। तो देखिए मैं सही आंसर बता देता हूं इसमें, तो ये होगा कि संवेग सभी प्रकार की टक्करों में संरक्षित रहता है। रट लीजिए इस बात को कि कैसे, चाहे प्रत्यास्थ टक्कर हो चाहे अप्रत्यास्थ टक्कर हो, संवेग सभी प्रकार की टक्करों में संरक्षित रहता है, किंतु गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट हियर। ऑप्शन तीसरा बता दिया मैंने। अब प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं भाई। एक वस्तु पर 5 न्यूटन बल कार्यरत है, ठीक है। यदि वस्तु का विस्थापन सरल रेखा के अनुदिश 10 मीटर होता है तथा इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 25 जूल है, तो बल और विस्थापन की दिशा के मध्य कोण क्या होगा। तो देखिए वीडियो की शुरुआत में मैंने ही बताया था कि W बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। तो इसमें मान रख दीजिए, किया गया कार्य 25 जूल है, अर्थात W का मान 25 है। तो देखिए 25 बराबर बल का मान कितना है, 5 न्यूटन, तो F की जगह पे 5 लिख दिया, इंटू विस्थापन कितना है 10 मीटर, मैंने 10 लिख दिया, कोस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इससे कॉस थीटा बराबर होगा 25 बटे 10 पंजे 50, अर्थात 1/2। अब कॉस में किसका मान 1/2 होता है, ये होता है कॉस 60 का। तो थीटा बराबर सीधी सी बात है कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट हियर। अब चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। तो देखिए एम द्रव्यमान का एक कण v वेग से एक दीवार से अवलंबित टकराता है, इससे उसके वेग की दिशा विपरीत हो जाती है। देखिए पहला संवेग mv हुआ, टकराने के बाद अब -mv हुआ, तो कण के संवेग में परिवर्तन कितना होगा, बाद का कितना है -mv, माइनस पहले वाला क्या था mv, तो ये माइनस के 2mv हो गया भाई। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट हियर। किसी वस्तु का वेग दुगना होने पर क्या होगा भाई, किसी वस्तु का अगर मैं वेग दुगना कर दूंगा तो भाई गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, संवेग दुगना हो जाएगा भाई। आप देखिए गतिज, आप यहां गलत फहमी में मत रहना भाई कि किसी, अब एक तो अलग प्रश्न है ना, हाँ इसमें मैं नंबर नहीं डाला है, चलो 20 और इसको फर्स्ट कर देता हूं। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर देखिए गतिज ऊर्जा तो 4 गुना होगी, तो ये तो गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अगर वेग को दोगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बंधु चौगुनी हो जाएगी, ये तो दुगनी लिख रही, गलत है। स्थितिज ऊर्जा दुगनी होगी, गलत। संवेग दुगना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि P इज प्रोपोर्शनल टू v, अर्थात जिस अनुपात में वेग को बढ़ाया जाएगा संवेग भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो तो कांस्टेंट रहता है भाई। तो क्योंकि P अर्थात संवेग बराबर होता है mv, तो सीधी सी बात है P इज प्रोपोर्शनल टू v। तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट हियर। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ भाई। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए कौन सा गलत है, किसी कण के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर कार्यरत बाह्य बल के बराबर होती है। ये तो न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण है। F बराबर क्या होता है, dp/dt। ठीक है, ये तो भाई सही है, तो ये तो हमारा कथन नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो गलत कथन छांटना है। अगला देखिए, किसी कण तंत्र के संवेग में कुल परिवर्तन की दर उस तंत्र पर कार्यरत बाह्य बल के बराबर होती है। ये तो पहला ही कथन वापस आ गया भाई, ये भी सही है। बाह्य बल कार्यरत होने पर किसी भी कण तंत्र का कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है, ये गलत है। संवेग संरक्षित कब रहता है, जब बाह्य बल शून्य हो। बाह्य बल शून्य होने पर क्या होगा भाई, बाह्य बल शून्य होने पर संवेग, जो रेखीय संवेग है वो संरक्षित रहता है, ध्यान रखना भाई।
रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। अब देखिए इसको आप समझ लीजिए, अभी बताया था ना कि F बराबर क्या होता है dp/dt, और बाह्य बल अर्थात F जब जीरो है तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा dp/dt, अर्थात संवेग में परिवर्तन जब जीरो है तो इससे क्या हुआ कि P बराबर क्या हो जाएगा जीरो, सॉरी P बराबर dp बराबर जीरो है। एक्चुअल में क्या है कि बगल से फोन आ रहा था इसलिए उसको मैंने कट किया है तो मेरा ध्यान उधर चला गया। देखिए यहाँ कि संवेग में परिवर्तन की दर जब जीरो के बराबर है तो सीधी सी बात है कि P बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, अर्थात अगर बाह्य बल किसी कण पर कार्यरत नहीं है या बाह्य बल अनुपस्थित है तो उस कण का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। तो यहाँ तो कार्यरत होने पर लिखा है तो यही गलत कथन है, तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट हेयर। तो अब देखिए चौथा क्या है, भिन्न भिन्न कणों पर संवेग परिवर्तित हो सकता है परंतु कुल संवेग संरक्षित रहता है जब कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। ये बात आ गई ना, ये तो सही है पर हमें तो गलत कथन छांटना था, तो हमारा तो ऑप्शन थर्ड ही होगा सही प्रश्न के हिसाब से। अब देखिए 22वां प्रश्न आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए, हम एक बॉक्स को फर्श से उठाकर किसी टेबल पर रख देते हैं। ध्यान से समझना भाई, एक बॉक्स को फर्श से उठाकर किसी टेबल पर रख देते हैं। हमारे द्वारा बॉक्स पर किया गया कार्य निर्भर करता है, देखिए बॉक्स पर किया गया कार्य जो W है जिसको मैं क्या लिखूंगा mgh, ठीक है, वो किस पर निर्भर करेगा, बॉक्स के भार पर mg पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो अब देखिए बॉक्स को रखने के विभिन्न पथों पर गलत, हमारे द्वारा लिए गए समय पर ये भी सही नहीं है, हमारे भार पर नहीं बक्से के भार पर, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। तो दा जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा भाई इसमें। अब बॉक्स के भार पर, अब चलिए 23वां प्रश्न देखिए, किसी निकाय पर संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान किसके तुल्य होता है। ध्यान रखना भाई, किसी निकाय पर संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान निकाय के स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। ध्यान रखिए किसके बराबर होता है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। तो ये ऑप्शन सा विल बी करेक्ट वन, ध्यान रखना भाई। अब चलते हैं 24वां प्रश्न, सभी प्रकार के बाह्य बलों चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो द्वारा निकाय पर किए गए कार्य का मान किसके तुल्य होता है। ध्यान रखना भाई, बलों द्वारा किए गए कार्य का मान, ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय की, ध्यान रखना कि जो कार्य होता है वो क्या होता है 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर, अर्थात ये कह सकता हूँ कि W बराबर डेल्टा के, अर्थात सभी प्रकार के बलों बाह्य हों चाहे आंतरिक निकाय पर किए गए कार्य का मान हमेशा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ऑप्शन बा हमारा यहाँ सही हो जाएगा भाई। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 25वां, दो पिंडों की गतिज ऊर्जा बराबर है एवं उनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 है, तो रेखीय संवेगों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अभी मैंने बताया था ना कि पी स्क्वायर बराबर क्या होता है 2me। अब यहाँ गतिज ऊर्जा बराबर है, अर्थात जो E1 और E2 बराबर हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि P1 स्क्वायर बटे P2 स्क्वायर बराबर, देखिए दो भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है m1 बटे m2 के होंगे। ठीक है, तो अब द्रव्यमानों का अनुपात क्या है 1:2, तो बराबर 1/2। तो मुझे क्या चाहिए कि P1 बटे P2 चाहिए, इसका मतलब 1/2 का मुझे वर्गमूल करना पड़ेगा। ठीक है, 1/2 का वर्गमूल, तो सीधी सी बात है कि 1
में भाग √2 का दे दीजिए तो 1/1.414 और ये वही आ जाएगा 0.707। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न 26 में पर भाई एक गुटके के एक ऐसे फर्श पर 4 मीटर चलाया जाता है जो कि 100 न्यूटन का प्रतिरोध प्रदान करता है। प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य क्या होगा भाई? तो देखो प्रतिरोध द्वारा जो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा Fs, क्योंकि बल जिधर लग रहा है विस्थापन भी उधर ही है। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई? देखिए ऐसे फर्श पर 4 मीटर चलाया जाता है, ये तो विस्थापन हुआ जो कि 100 न्यूटन का प्रतिरोध उत्पन्न करता है, प्रदान करता है। तो देखिए W बराबर हो जाएगा 100 × 4, सीधी सी बात है। तो ये तो 400 जूल हो गया भाई आंसर। तो 400 जूल अर्थात ए विल बी करेक्ट। अब देखिए यहाँ देखिए क्षमता अथवा शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ये किसके तुल्य भाई? तो देखिए अभी मैंने बताया था ना कि P बराबर किसके बराबर होता है? F × V के, बताया था ना। अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, और B अर्थात वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। यही बात हुई ना। अब न्यूटन बल, अब बल को देखिए, बल की जगह क्या लिख दूंगा मैं भाई? F बराबर क्या होता है? ma, यही होता है ना। तो देखिए बल, तो P बराबर न्यूटन बल है, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं? किलोग्राम इंटू A त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अब आ जाइए गुणा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ठीक है भाई, किग्रा। मीटर मीटर, तो इसका मतलब इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर या प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये कहाँ है? किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, या फिर सेकंड को ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स में 2। तो ये ऑप्शन बा आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखना भाई। सही है ना। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 28वां प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा कठिन भी मान सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी मान सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिपीटेशन इसी प्रश्न का होता है भाई। इसको आप ढंग से समझ लें और उसके पश्चात हम बात करेंगे। चलो तो देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। स्थिर शक्ति देने वाली मशीन के द्वारा एक पिंड को सरल रेखा के अनुदिश चलाया जाता है। ठीक है भाई, ध्यान से समझना। इसका मतलब यहाँ शक्ति स्थिर है, P का मान स्थिर है। तो मैंने पहले तो ये समझ लिया P क्या है, इस प्रश्न में कांस्टेंट है भाई, और पिंड को सरल रेखा में चलाया जा रहा है। तो t सेकंड या समय t में पिंड द्वारा चली गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती है? अर्थात जो दूरी है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? तो अब इसको समझिए कि हम जानते हैं कि P बराबर अर्थात शक्ति बराबर क्या होती है? कार्य करने की दर अर्थात W/T, जिसको मैंने अभी बताया था कि W के स्थान पर मैं Fs लिख सकता हूँ बटे T, और S/T बराबर क्या होता है? V होता है, विस्थापन बटे समय वेग के बराबर होता है। अर्थात P बराबर क्या होता है? Fv, है ना। और ये क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट दिया हुआ है। अब देखिए Fv को फिर मैं लिख दूंगा, F की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? Ma। ठीक है, ma लिख दूंगा ना भाई। F बराबर ma होता है, और न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है? कि v बराबर u + at, यही है ना। अब चूंकि u तो यहाँ 0 है क्योंकि चलाया गया है स्थिर से, तो देखिए v बराबर क्या हो जाएगा? at। तो देखिए F के स्थान पर मैंने लिख दिया ma और v के स्थान पर लिख दिया at। तो P बराबर ma²t, जो क्या दिया गया है? कांस्टेंट, क्योंकि P तो भाई कांस्टेंट है। स्थिर शक्ति देने वाली मशीन, इसको याद रखो भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं क्या लिख सकता हूं कि जो a² t है भाई,
m तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो a स्क्वायर टी भी क्या होगी, कांस्टेंट। इसको आप याद रखें। इससे मैं संबंध से क्या कह सकता हूं कि a स्क्वायर टी इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, क्योंकि m तो ऑलरेडी कांस्टेंट है भाई। ये बात थी कि m a स्क्वायर टी बराबर कांस्टेंट, तो a स्क्वायर टी बराबर क्या होगा, कांस्टेंट बटे द्रव्यमान। और कांस्टेंट कोई भी राशि होगी उसमें फिर किसी राशि का भाग देंगे तो एक राशि आएगी ना, तो a स्क्वायर टी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए क्या भाई कि हम जानते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण, देखिए उसमें चली गई दूरी, t सेकंड में तय की गई दूरी का मान निकालते हैं ना, तो वो समीकरण क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें u का मान 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा ना, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं इसका वर्ग कर देता हूँ, s स्क्वायर बराबर 1/4 ए स्क्वायर टी 4। अब आप कहेंगे सर वर्ग क्यों किया, भाई मुझे ए स्क्वायर टी लाना है किसी रूप में, और ए स्क्वायर टी की जगह मुझे क्या लिख दूंगा मैं, कांस्टेंट। तो देखिए एस स्क्वायर बराबर 1/4, इसको मैं कैसे लिख देता हूं, ए स्क्वायर टी, भाई ए स्क्वायर टी, और चूंकि ये टी की घात 4 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, तो ए स्क्वायर टी और 1/4, ये देखिए ये सब कांस्टेंट है ना भाई, ये कांस्टेंट है। तो इन कांस्टेंट भाई 1/4 स्थिर राशि, ए स्क्वायर टी यहाँ से स्थिर है, तो इन सब की जगह में क्या लगा सकता हूं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, अर्थात एस स्क्वायर समानुपाती टी की घात 3। तो सीधी सी बात है एस समानुपाती होगी टी की घात 3/2। इसी को ये पूछ रहा है कि टी सेकंड में या समय टी में पिंड द्वारा तय की गई दूरी या चली गई दूरी किसकी अनुक्रमानुपाती होती है, टी की घात 3/2 के। तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट वन। ढंग से इसको समझ लेना भाई। अब 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, स्प्रिंगों के बल नियतांक K1 तथा K2 हैं, उनमें समान खिंचाव x उत्पन्न किया जाता है, उनकी प्रत्यास्थ ऊर्जा E1 और E2 हो, तो E1 और E2 का अनुपात क्या होगा भाई। आप समझ लीजिए कि हम जानते हैं, आपको याद होगा यार, E1 किसी स्प्रिंग को खींचने पर जो उत्पन्न ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है, 1/2 K1 x1 स्क्वायर, जहाँ K1 उसका स्प्रिंग नियतांक है, x1 उसमें उत्पन्न विस्थापन अर्थात उसको खींचा गया है। इसी तरह E2 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 K2 x2 स्क्वायर। अब आप समझ ही गए होंगे कि E1 और E2 का अनुपात पूछ रहा है, E1 और E2 का अनुपात। तो भाई बंधुओं E1/E2 इस समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, आप ही बता दीजिए मुझे। समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, K1 x1 स्क्वायर बटे K2 x2 स्क्वायर। अब इसमें क्या कह रहा है कि उसमें समान खिंचाव किया गया है, x का मान समान है, तो देखिए यहाँ भी x रखिए और यहाँ भी x रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, K1/K2 के। ठीक है भाई, तो K1/K2 अर्थात ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट वन। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि x1 का मान भी उसने x रखा है और x2 का मान भी x, क्योंकि खिंचाव समान है। मैंने पहले समझाने की दृष्टि से x1 माना है और फिर खिंचाव को x2 माना है दूसरे में, फिर x1 और x2 दोनों के स्थान पर x में रख दूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 30, अब प्रश्न संख्या 30 पर देखिए, आ गया 30वां प्रश्न भाई। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आंतरिक बल परिवर्तित कर सकते हैं। आंतरिक बल किस चीज को परिवर्तित कर सकते हैं, आप बताइए भाई। आंतरिक बल गतिज ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन संवेग को परिवर्तित नहीं कर सकते। आप समझ लीजिए भाई, आंतरिक बल किसको परिवर्तित कर सकते हैं, केवल गतिज ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं, संवेग को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये कहाँ है भाई, गतिज ऊर्जा को लेकिन रेखीय संवेग को नहीं। तो ऑप्शन सेकंड कहें या बा कहें विल बी करेक्ट वन। अब पहुंचते हैं 31 पर भाई, कि राशियां जो किसी टक्कर में नियत रहती हैं, किसी भी टक्कर में जो राशि नियत रहती हैं वो कौन सी हैं, संवेग लेकिन गतिज ऊर्जा और ताप नहीं होते हैं। ये तो पहले भी आ चुका है भाई,
कि संवेग तो हमेशा कोई सी टक्कर हो, प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ हो, लेकिन गतिज ऊर्जा और ताप टक्कर की प्रकृति पर निर्भर करेगा कौन सी टक्कर है भाई। आप चलते हैं 32वें प्रश्न पर। एक गेंद फर्श से टकराती है तथा अप्रत्यास्थ टक्कर के उपरांत प्रतिक्षिप्त होती है, इस दिशा में क्या होगा भाई? आंसर मैं बता देता हूं कि आपको पता है कि संवेग तो हमेशा संरक्षित रहता है, चाहे वो प्रत्यास्थ है चाहे अप्रत्यास्थ। तो सीधी सी बात है, गेंद तथा पृथ्वी का कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। इस ऑप्शन को आप याद रख लें तो सा विल बी करेक्ट वन। अब देखिए आप यूँ कहेंगे सर ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं आप उनको क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो सीधी सी बात है भाई, मैं अगर 4 ऑप्शनों को पढ़ूंगा तो 101 जो प्रश्न मैं आपके लिए आज करा रहा हूँ उनमें टाइम लगेगा। आप इसको स्किप करोगे या फिर तेजी से चलाओगे तो उसकी बजाय तो आप ही इनको पढ़ लेना, ठीक है। अब चलते हैं 33वें प्रश्न पर। देखिए, v वेग से गतिशील m द्रव्यमान का कण 2m द्रव्यमान के स्थिर कण से टकराकर चिपक जाता है, तो कण का वेग क्या हुआ? तो देखिए ध्यान रखना भाई कि टक्कर से पूर्व का रेखीय संवेग टक्कर के बाद के रेखीय संवेग के बराबर होना चाहिए। तो देखिए टक्कर से पूर्व संवेग क्या होगा कि m द्रव्यमान का कण है, v वेग से गतिशील है, तो इसका संवेग हो गया mv। अब ये टक्कर से पहले की बात है, तो ये टकरा रहा है 2m द्रव्यमान से, तो 2m जो स्थिर है अर्थात उसका वेग क्या है? 0 है, तो बराबर। अब दोनों चिपक जाते हैं, इसका मतलब पहले का द्रव्यमान m और दूसरे का द्रव्यमान क्या है? 2m, ठीक है। और इनका वेग क्या होगा? मैंने मान लिया v, तो m प्लस 2m बराबर m प्लस 2m, और ये तो द्रव्यमान हो गया और द्रव्यमान इंटू वेग मान लिया मैंने v। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसका दोनों का ये v है, इसको भी नहीं मान सकते। अब मैं इसको क्या मान सकता हूँ? इसको v2 मान लेता हूँ। चलिए अब मुझे v2 निकालना है, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा? mv अपॉन m प्लस 2m, इसका मतलब 3m। तो देखिए m से m कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? v/3, अर्थात जो संयुक्त कण का वेग है वो v/3 होगा। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन। अब चलते हैं 34वां प्रश्न भाई। किसी बंदूक से एक गोली छोड़ी जाती है जिससे कि बंदूक पीछे की ओर हटती है। बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, अधिक होगी, बराबर होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप बताइए, अब आप सोच के बताएं। तो आप जानते हैं कि बंदूक की जो गतिज ऊर्जा है वो गोली की गतिज ऊर्जा से बहुत कम होगी, क्योंकि गोली की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है चाहे उसका द्रव्यमान कम है, ठीक है। इस बात को आप मत सोचना कि E बराबर सब हाफ mv² होता है। अब गोली का जो द्रव्यमान है वो बंदूक के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम है, इसलिए गतिज ऊर्जा गोली की कम होगी। अरे नहीं, उसका वेग बहुत ज़्यादा, और वेग ज़्यादा चीज़ है और ज़्यादा का वर्ग। अब देखिए यहाँ वर्ग है तो वर्ग के कारण मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए गोली की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, बंदूक की गतिज ऊर्जा कम होगी। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर भाई। 35वां प्रश्न देखिए, जब तंत्र पर लगने वाला बल 0 हो तो संरक्षित रहता है। मैंने बताया था ना कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। जानते हैं ना, आपको याद रख दिखाऊं कि जब F बराबर 0 हो तो dp/dt भी बराबर 0 होगा, क्योंकि बल बराबर 0 है तो संवेग परिवर्तन की दर भी 0 होगी। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहता है। और जब dp/dt बराबर 0 है तो आप जानते हैं कि p बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अर्थात इस स्थिति में p का मतलब रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा सिद्धांत है भाई? आप जानते हैं रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी यदि उसका वेग क्या हो? तो सीधी सी बात है भाई, काइनेटिक एनर्जी का सरल सा प्रश्न है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है? हाफ mv²। अब इसमें क्या दिया गया? देखिए गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी, अर्थात मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख दिया 1 जूल, तो बराबर 1/2 m
एम भी क्या है 1 किलोग्राम है, तो एम की जगह पे भी मैंने 1 रख दिया। तो उसका वेग पूछ रहा है, तो v स्क्वायर, तो v, अब देखिए तो इसका बजगुणा यहाँ कर दें तो 2 बराबर v स्क्वायर, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, अर्थात 2 का वर्गमूल, और 2 का वर्गमूल क्या होता है भाई, हम जानते हैं 1.414, तो आंसर आना चाहिए ये भाई। तो सीधी सी बात है ऑप्शन बा, अर्थात 1.4, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दिया 1.4 मीटर प्रति सेकंड, वेग का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन। अब 38वां प्रश्न देखते हैं। 1 ग्राम तथा 4 ग्राम द्रव्यमान के पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, तो संवेगों का अनुपात क्या होगा। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जब, क्योंकि हम देखिए इस सूत्र को याद रखिए कि P बराबर क्या होता है 2me। अब इसमें क्या है भाई, गतिज ऊर्जा समान है, तो सीधी सी बात है कि P1 बटे P2 किसके बराबर होगा, अंडर रूट M1 बटे M2 के। अब देखिए 1 ग्राम और 4 ग्राम के पिंड है भाई, तो M1 की जगह मैंने 1 ग्राम लिख दिया और M2 की जगह 4 ग्राम लिख दिया, तो संवेगों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा 1/2 के होगा, ठीक है। संवेगों का जो अनुपात है वो क्या होगा 1:2 होगा, तो ये द विल बी करेक्ट हेयर। समझ में आई ना भाई। अब चलते हैं 39वां प्रश्न देखिए। 39वां प्रश्न क्या कह रहा है, 10 किग्रा द्रव्यमान को ऊपर की ओर 10 मीटर उठाने में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो सीधी सी बात है गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य W बराबर होगा वो mgh होगा भाई, क्योंकि ऊपर की ओर उठा रहे हैं और ऊपर की ओर उठाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो नीचे की तरफ होगा, वो ऋणात्मक होगा। तो सीधी सी बात है कि m का स्थान कितना है, वो मान कितना है 10, g का मान भी मैं चलो 10 मान लेता हूँ और 10 मीटर ही उसको उठा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1000 जूल, जो कैसा होगा ऋणात्मक। तो W बराबर होगा -1000 जूल। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो गुरुत्वीय बल जो ऊपर की ओर ऊपर जा रहे हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण जी है वो नीचे की ओर कार्य करता है जो विपरीत दिशा में, इसलिए मैंने इसको माइनस लिख दिया है भाई। तो आप इसको, ठीक है भाई। आप चलते हैं अगले प्रश्न पर भाई। पृथ्वी के परतः गतिमान उपग्रह पर अवकेंद्रीय बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है भाई। सीधी सी बात है कि पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह हैं वो वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएंगे, और वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाने के लिए जो आवश्यक केंद्रीय बल है वो केंद्र की तरफ होगा, इसलिए इनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा 0 होगा। आप इसको ढंग से रट लें कि कहीं भी अब केंद्रीय बल आ जाए या वृत्ताकार गति आ जाए, वहां आपको किया गया कार्य 0 ही दर्शाना है। अब देखिए 41वां प्रश्न, समान संवेग वाली, अब देखिए संवेग समान है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान m और 2m है, तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात k1 k2 क्या होगा। तो अभी बताया था मैंने कि भाई कि P बराबर क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2m। अब यहाँ k1 k2 दिखाया है भाई, तो मैं k लिख देता हूँ e की बजाय। तो अब यहाँ क्या है भाई, द्रव्यमान m और 2 हैं, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात पूछ रहा है, समान संवेग हैं, तो ऐसे में P1 ऐसे लिख देता हूँ, P1 बराबर 2m1 k1, और इसी तरह P2 बराबर क्या होगा अंडर रूट 2m2 k2। अब चूंकि P1 और P2 बराबर हैं, तो मैं क्या लग सकता हूँ कि 2m1 k1 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2m2 k2। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो गया m1 k1 बराबर m2 k2। तो मुझे तो k1 k2 का अनुपात चाहिए, तो k1 बटे k2 बराबर क्या होगा भाई, सीधी सी बात है k1 के साथ m1 का गुणा कब आएगा, जब वो m1 नीचे आएगा, तो m1 और ये कहाँ आ जाएगा ऊपर। तो देखिए अनुपात कितना है m और 2m है, तो दूसरे का तो 2m है और पहले का कितना है m है, तो ये आ गया भाई, ये कट गया, तो k1 बटे k2 अर्थात इनकी गतिज ऊर्जाओं का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा 2:1 के।
ये सही है भाई। तो 2:1 ऑप्शन बा में है, तो ऑप्शन बा विल बी करेक्ट वन। ठीक है भाई। अब चलते हैं कि m द्रव्यमान का एक कण v वेग से गतिशील है, 2m द्रव्यमान के स्थिर कण से टकराकर चिपक जाता है, तो उस कण का वेग क्या होगा। अरे अभी कराया था, ये v/3 होगा। इससे 2-3 प्रश्न पहले ही कराया था, तो इनकन्वीनियंस या सुविधा के लिए खेद है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने क्या किया था, आए हुए प्रश्नों को लिखा था, तो अब ये गलती से रिपीट हो गया भाई। चलिए 43वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तो पिंड का वेग क्या है। अभी बताया था भाई, ये भी रिपीट हो गया। ये कैसे हो गया भाई, 1.4 आया था ना, √2 के बराबर, वो 1.4 मीटर प्रति सेकंड। ये 2-3 प्रश्न पहले ही आया था। अब देखिए 44वां प्रश्न देखिए, गतिमान कण के लिए गतिज ऊर्जा विस्थापन वक्र का ढाल। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। किसी गतिमान कण के लिए, पढ़ लिया यहाँ तक, आगे पढ़िए। गतिज ऊर्जा विस्थापन वक्र का जो ढाल है वो क्या होता है भाई, त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ढंग से पढ़ लेना, इसको रट लेना। समान ताप पर 2 गेंदें टकराती हैं, संरक्षित भौतिक राशि है, तो अब इसमें क्या होगा, कौन सी भौतिक राशि रहेगी, संवेग। हमेशा कैसी भी टक्कर हो, ठीक है, संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा और ताप का कुछ पता नहीं है, वो टक्कर की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखिए 46वां प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में, ध्यान रखना, अगर टक्कर प्रत्यास्थ है तो संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। ध्यान रखना, टक्कर चाहे प्रत्यास्थ है या अप्रत्यास्थ, संवेग तो संरक्षित रहना ही है, तो संवेग तो संरक्षित रहेगा, ये बात सही है। लेकिन प्रत्यास्थ टक्कर की स्थिति में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। तो प्रत्यास्थ टक्कर है, इसलिए संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहेंगे, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन। 47वां प्रश्न देखिए, साधारणतः प्रत्यवस्थान गुणांक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का मान कितना होता है। याद कीजिए, है ना, साधारणतः इसका मान 1 से कम होता है, तो ऑप्शन बा विल बी करेक्ट वन। और पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान कितना होता है भाई, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान 1 होता है। ठीक है। अब 49वां प्रश्न देखिए, निम्न में ऊर्जा का मात्रक नहीं है। आप देखिए, जूल ऊर्जा का मात्रक है, बिल्कुल ऊर्जा का मात्रक है। कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट नहीं है। ध्यान रखना, ये किसका मात्रक है, वाट छोटा मात्रक है शक्ति का, तो किलोवाट शक्ति का बड़ा मात्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन ये होगा बा सही। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, बा, क्योंकि ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है भाई। किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो देखिए 50वें प्रश्न को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। पिंड का देखिए संवेग बढ़ा रहे हैं कितना, 50%। तो सीधी सी बात है, पिंड का द्रव्यमान तो स्थिर है, इसका मतलब वेग को बढ़ा रहे हैं। तो v2 का जो मान है भाई, वो v1 का कितना है, 150%। अरे भाई 50% बढ़ा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि 150% हो जाएगा। तो सीधी सी बात कि 5 × 15 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा v1 × 3/2 v2 की जगह। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी भाई, तो सीधी सी बात है कि प्रारंभ में गतिज ऊर्जा कितनी थी, k1 1/2 mv²। ठीक है, बाद में गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, k2 बराबर 1/2 m। अब v2² लिखेंगे भाई, तो v2² की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3/2 v1 का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, k2 बराबर क्या हो गई, 1/2 m और 9/4 v1²। तो देखो भाई, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 m v1² और 9/4। तो देखिए ये तो कांस्टेंट है,
तो K2 कितने के बराबर आ गई भाई? 9/4 K1 के। K2 किसके बराबर है? 9/4 K1 के। तो अब कितनी प्रतिशत बढ़ी भाई? तो काइनेटिक एनर्जी अर्थात K2 माइनस K1 कितनी बढ़ी कि निकाल लीजिए भाई कि 9/4, तो 9/4 K1 माइनस K1, तो ये हो जाएगा 5/4। 9/4 इसमें 4 लघुत्तम आ जाएगा, 5/4 K1। तो प्रतिशत वृद्धि, अब प्रतिशत वृद्धि के लिए कैसे निकालते हैं भाई? प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे? वृद्धि को ऊपर लिखिए 5/4 K1 बटे पहला मान क्या था? K1 गुणा क्या कर देंगे? 100। K1 से K1 कट गया, तो 4 से ये 25 बार, तो 25 पंजे 125 प्रतिशत बढ़ जाएगी भाई। प्रतिशत वृद्धि कितनी? 125%। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। अब देखिए 5 न्यूटन के बल के अंतर्गत एक पिंड 10 मीटर की दूरी तय करता है। यदि किया गया कार्य 25 जूल हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, चलिए, और फिर इसको सॉल्व करते हैं भाई। ये डिलीट कर दिया मैंने, और चलिए भाई, तो देखिए हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? Fs cos थीटा। तो मुझे cos थीटा यहाँ निकालना है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? W/Fs। तो W किया गया कार्य कितना है? 25 जूल। तो देखिए 25 ऊपर लिख देंगे बटे F बल कितना है? 5 न्यूटन इंटू विस्थापन कितना है? S मतलब विस्थापन कितना है? 10 मीटर। तो विस्थापन मैंने 10 लिख दिया, तो 25/50 बराबर 1/2। तो cos थीटा बराबर कितना हो गया? 1/2, अर्थात ये 1/2 किसके बराबर होता है? cos 60। तो देखिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सा विल बी करेक्ट वन। अब चलते हैं 52वां प्रश्न। तो देखिए एक वस्तु एक वृत्त में नियत चाल से घूम रही है। यदि वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल F है, तब इस बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य शून्य। देखिए ध्यान रखना, अब इसके ऑप्शन देखिए कितने आनंददायक हैं। कभी कभी, बहुधा, हमेशा या कभी नहीं। ध्यान रखना, जब भी कोई बल के कारण कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है तो उसके द्वारा किया गया कार्य या इस बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा। ध्यान रखना भाई, ये कोई किसी क्षणिक विशेष की बात नहीं, हमेशा शून्य होता है। तो ऑप्शन सा विल बी करेक्ट। एम द्रव्यमान का एक कण r त्रिज्या के वृत्त में नियत चाल v से गतिमान है। पिंड पर वृत्त के केंद्र की ओर mv²/r बल लगता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स या केंद्रीय बल कहते हैं। इस बल द्वारा वृत्त की आधी परिधि पर पिंड को चलाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? शून्य। जब भी वृत्ताकार मार्ग की बात हो हमेशा आप कार्य को शून्य ही लिख दें। ठीक है भाई। अब देखिए 54वां प्रश्न, आप ध्यान से समझ लें भाई कि एक कण F बराबर cx के प्रभाव में x बराबर 0 से x बराबर x1 तक गति करता है, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य वो कितने के बराबर होगा भाई? अब इसको आप ढंग से समझ के आप आ गया ना दिमाग में भाई कि इस प्रश्न को कैसे करेंगे हम। तो देखिए भाई, चलिए करते हैं। किया गया कार्य कैसे करेंगे? प्रश्न को आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक कण है जिस पर एक बल F बराबर cx लग रहा है। ध्यान रखना भाई, इसको 0 से x1 तक गति करता है। वो x बराबर 0 से x बराबर x1 तक गति करता है। इस क्रिया में किया गया कार्य कितना होगा भाई? तो इस प्रक्रिया में जो किया गया कार्य है वो आप आंसर निकाल देंगे भाई। इसमें होगा 1/2 cx1²। मैंने ऐसे क्यों कह दिया भाई कि भाई आप कर दीजिए ना इसको। किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? आ गया ना दिमाग में? F.dx। ठीक है, तो आप देखिए F कहाँ से किया है? 0 से कहाँ तक? x1 तक। ठीक है, और F
की जगह मैं क्या लिख देता हूँ सी एक्स, एफ क्योंकि एफ का मान सी एक्स है, ये एफ बराबर, ठीक है, एफ की जगह मैं क्या लिख देता हूँ सी एक्स और ये डी एक्स। तो देखिए अब क्या हो जाएगा इसका, सी एक्स का क्या हो, सी तो कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर बटे 2, ठीक है, और इसकी लिमिट लगा देंगे 0 से x1, तो सीधी सी बात है W बराबर क्या हो जाएगा हाफ सी x1 स्क्वायर। तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ा था, आ गया ना आपको समझ में। अब चलते हैं 55वां प्रश्न। देखिए एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम है, ध्यान रखना भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए मैं इसका रंग भी बदल लेता हूँ पेन का। एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम है 15 किलोग्राम की वस्तु को 3 मिनट में 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाता है, उसकी दक्षता क्या होगी। देखिए दक्षता ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आप रट लीजिए इसको। वो कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो जिस वस्तु को ले जा रहे हैं उसको ले जाने में किया गया कार्य, तो मैं कैसे लिख दूंगा कि mgh होता है भाई। तो देखिए 15 किलोग्राम की वस्तु को g का मान 10, h कितनी ऊंचाई तक ले गए 10 मीटर तक, बटे अब टोटल द्रव्यमान चलेगा व्यक्ति का और वस्तु का, कितना द्रव्यमान ऊपर गया तो 60 प्लस 15 वही GH अर्थात 10 गुणा 10, अर्थात इस तरह से कह सकते हैं m1GH बटे m1 प्लस m2 इंटू GH। तो GH से GH कैंसिल हो गया, तो के ऐसे भी 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो और इतने प्रतिशत सीधे सीधे प्रतिशत में, हाँ 100% निकालने के लिए गुणा 100 का गुणा और कर देंगे भाई, चलिए गुणा 100, तो क्या हो जाएगा भाई 15 बटे 75 गुणा 100%, तो 15 पन 75, ये तो हो जाएगी भाई 20% दक्षता, प्रतिशत में निकालेंगे तो, ठीक है 100 बटे 5 याद रहेगी ना। अब चलते हैं अगला प्रश्न 56वां प्रश्न। देखिए भाई दो विभिन्न द्रव्यमानों की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं तो अधिक संवेग वाली गेंद होगी। तो सीधी सी बात है भाई, देखो जब गतिज ऊर्जाएं समान हैं तो 56वां प्रश्न देखिए, तो संबंध क्या होता है कि P1 बटे P2 बराबर क्या होता है M1 बटे M2 का स्क्वायर रूट, ये होता है ना भाई। आपने इसको अच्छी तरह से कई प्रश्नों में देख लिया है। अब देखिए तो अधिक संवेग वाली गेंद कौन सी होगी, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो भाई देखिए M1 और M2 पे तो निर्भर करेगा, तो अधिक द्रव्यमान जिसका होगा उसका अधिक संवेग होगा। तो अब इसमें अधिक भारी, ये भारी गेंद का संवेग अधिक होगा, तो इसमें ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है भाई। अब 57वां प्रश्न देखिए स्थिर शक्ति देने वाली मशीन के द्वारा एक पिंड को सरल रेखा के अनुदिश चलाया जाता है, t सेकंड में या t समय में उसके द्वारा चली गई दूरी, मैंने इसको बता दिया, ये भी रिपीट हो गया भाई। t जो दूरी है वो किसके समानुपाती आई थी, t की घात 3/2 के। ध्यान रखना जब शक्ति स्थिर हो तो t सेकंड में या t समय में पिंड द्वारा चली गई दूरी किसके समानुपाती होती है, t की घात 3/2 के। अब चलते हैं अगला प्रश्न भाई। हाँ जब किसी स्प्रिंग को s दूरी तक खींचा जाता है, ध्यान रखना बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। जब किसी स्प्रिंग को s दूरी तक खींचा जाता है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा 10 जूल है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या दिया गया है कि 58वां प्रश्न में यहाँ कर रहा हूँ भाई, चलिए 58वां प्रश्न ये है कि 1/2 के विस्थापन की जगह क्या दे रखा है s, तो KS² बराबर 10 जूल दिया गया है। तो इसे s दूरी और खींचने में, अर्थात s तो खींच लिए, अब s दूरी और खींचें, तो इसका मतलब किया गया कार्य क्या होगा, तो W होता है वो होगा हमेशा U2 माइनस U1, अर्थात द्वितीय स्थिति में ऊर्जा माइनस प्रथम स्थिति में ऊर्जा के।
तो ये क्या होगी 1/2 के एक्स 2 स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स 1 स्क्वायर। अब देखिए W बराबर होगा 1/2 के, कॉमन आ जाएगा। अब x2 का मतलब ध्यान रखो s दूरी और खींची, s तो पहले ही खींच रखी थी, s और खींची, तो x2 जो होगी वो कितने के बराबर होगी 2s के। तो देखिए 2s का वर्ग, ये 25 नहीं है 2s है भाई, चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2s का वर्ग माइनस पहली स्थिति, और पहली स्थिति क्या थी s इसको खींचा गया था, तो W बराबर 1/2 के, ये क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, तो 1/2 के इंटू 3s स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ W बराबर 1/2 गुणा 3, या मैं इसको 3 को पहले लिख देता हूँ 3 इंटू हाफ, 3 पहले लिख दिया तो हाफ के एस स्क्वायर। और देखिए मैंने पहले लिख दिया था, क्या दिया गया है हाफ के एस स्क्वायर बराबर क्या था 10 जूल। तो देखिए W बराबर टोटल हो जाएगा 3 इंटू हाफ के एस स्क्वायर की जगह मैं 10 लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 30 जूल। ये हमारा आंसर है भाई, तो ऑप्शन सा विल बी करेक्ट हेयर। अब देखिए एक गेंद फर्श पर टकराती है तथा अप्रत्याश टक्कर के बाद वापस लौटती है, इस दशा में क्या होगा। देखिए प्रश्न को आप थोड़ा सा ऊपर से ही पढ़िए, सभी सही विकल्प चुनिए। अब इसमें क्या है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एक से ज़्यादा विकल्प सही हो सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से विकल्प सही हैं उनको हम चलिए देखते हैं। टकराने के बाद गेंद का संवेग उतना ही है जितना कि टकराने से पहले था, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो गलत हो गया भाई, सही विकल्प चुनना है। आप देखिए टक्कर में गेंद की यांत्रिक ऊर्जा उतनी ही बनी रहती है, नहीं भाई ये भी सही नहीं है क्योंकि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो अब देखिए गेंद तथा पृथ्वी का कुल संवेग, गेंद और पृथ्वी जो एक निकाय बना रहे हैं उसका संवेग संरक्षित रहता है, ये तो सही है। गेंद तथा पृथ्वी की कुल ऊर्जा भी संरक्षित, निकाय की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ये भी सही है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, कौन से, सा तथा दा, ठीक है 2 ऑप्शन सही हैं क्योंकि इसमें सभी सही विकल्पों को वो चुनवा रहा था। ऐसा प्रश्न हालांकि आपकी परीक्षा के लिए नहीं आएगा। चलिए m और 4m द्रव्यमान के 2 पिंड समान गतिज ऊर्जा से गतिमान हैं, उनके रेखीय संवेगों का अनुपात। देखिए ऐसा प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, तो रेखीय संवेगों का अनुपात P1/P2 आपको याद हो ही गया होगा कि जब गतिज ऊर्जा समान है तो वो क्या हो जाएगा भाई, ये m1/m2 के हो जाता है। तो देखिए पहले का द्रव्यमान m है, दूसरे का द्रव्यमान क्या है 4m है, तो m से m कट गया, तो ये कितना हो जाएगा √1/4, अर्थात P1/P2 बराबर हो जाएगा 1/2। तो अनुपात क्या हो गया कि P1/P2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 सा ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। तो अब देखिए अब चलते हैं 61वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किसी स्प्रिंग का बल नियतांक K है, उसके प्रसार L1 से L2 तक की वृद्धि करने में किया गया कार्य क्या होगा। तो आपको ये तो पता ही है कि W बराबर क्या होगा 1/2 के L2 स्क्वायर माइनस 1/2 के L1 स्क्वायर। तो सीधी सी बात है 1/2 के L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। तो ये कहाँ है भाई, ये ऑप्शन नहीं, इसमें नहीं है सर, बी नहीं है भाई, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। तो अब देखिए 62वां प्रश्न चलते हैं। 10 मीटर ऊंचाई से गिरती एक गोली रेत में 15 मिलीमीटर तक धंसकर रुक जाती है, इस क्रिया में क्या संरक्षित रहता है। इसमें संवेग संरक्षित रहता है भाई, ध्यान रखना। m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसको तो मैं बता चुका हूँ, ये भी प्रश्न रिपीट हो गया भाई। हम जानते हैं कि जो संवेग है p बराबर क्या होता है mv होता है, और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv² होती है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ हाफ m²v² अपॉन m, क्योंकि मैंने m का ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, तो हाफ
ये 1/2m तो लिखा ही रह गया, लेकिन m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, p स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा के ई किसके बराबर होगी भाई, p स्क्वायर बटे 2m के। ये ऑप्शन सही होगा। तो कहाँ है भाई, p स्क्वायर बटे 2m, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई। अब चलते हैं 64वां प्रश्न देखिए। 64वें प्रश्न में एक हल्के और एक भारी पिंड के संवेग समान है। अब देखिए संवेग समान है तो क्या होगा भाई, भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि हम जानते हैं कि P1 बटे P2 बराबर क्या होता है, √2m1k1, ये पहले की बटे √2m2k2। तो अब अपने आप देखिए भारी की कैसे हो सकती है, ये तो गलत है। भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होगी। अपने आप देखिए संवेग समान है, P1 बराबर P2 हो जाएगा। तो अपने आप देखिए P1 बराबर P2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 2m1k1 बराबर √2m2k2, क्योंकि यहाँ P1 बराबर क्या है, P2, संवेग समान है तो P1 बराबर P2 लिख दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बराबर अनुपात 1। तो √2m1k1 बराबर क्या हो जाएगा, √2m2k2। तो अंडर से अंडर कट गया, ठीक है, और 2 से 2 कट गया तो क्या रह जाएगा, m1k1 बराबर m2k2। तो सीधी सी बात है k1 बटे k2 बराबर क्या आ जाएगा, m2 बटे m1। यही होगा ना, अर्थात उल्टा हो जाएगा, भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम। तो k1 बटे k2, क्योंकि देखिए k किसके, उसके द्रव्यमान के क्या है, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती आ रही है, क्योंकि k1 यहाँ है, m1 यहाँ नीचे है, तो भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन। आप ये मत कहना सर इसको तो बार बार बता चुका, अरे इसी फॉर्मूले पर इतने सवाल बन के आ रहे हैं, अलग अलग है, सवाल की भाषा सबकी अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे आप चक्कर में पढ़ सकते थे कि भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ते। यहाँ उल्टा है कि रेखीय संवेग समान होने की स्थिति में भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होगी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए 65वां प्रश्न देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है, जूल किसका मात्रक है, कार्य का, क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट है और संवेग का मात्रक आप निकाल सकते हैं। संवेग बराबर mv होता है, mv का मतलब किलोग्राम और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो कार्य हो गया जूल का, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, समझ लीजिए। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। अब चलते हैं हम 67वां प्रश्न देखिए। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। ये एक नियम है ऊर्जा संरक्षण का। 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। तो ध्यान रखिए 100 वाट का मतलब क्या है भाई, कि यह बल्ब 1 सेकंड में, यह बल्ब 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा का, 100 जूल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। ध्यान रखना भाई, जैसे बल्ब पर 60 वाट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वह बल्ब 1 सेकंड में 60 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है। अब इसमें 100 वाट लिखा हुआ है, इसलिए 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा का उपयोग करेगा। वो पूछ क्या रहा है, 1 मिनट में, तो सीधी सी बात है 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा, तो 1 मिनट में कितनी की ऊर्जा का करेगा, 100 में गुणा 60 का कर देंगे भाई, सीधी सी बात है 6000 जूल ऊर्जा का उपयोग करेगा। तो 6000 ऑप्शन डी में सही। प्रश्न संख्या 69। जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी ऊर्जा की क्षति होती है, उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहले ऊर्जा की क्षति होती है फिर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो देखिए इस प्रश्न में आप जरूर गलत करके आते। सही ऑप्शन क्या है, बी, उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, कार्य करने में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की क्षति नहीं होती। अच्छा चलते हैं 70वां प्रश्न। 60 वाट का एक रेडियो 50 घंटे तक चलता है, उसके द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा किलोवाट में कितनी होती है। ध्यान रखना विद्युत ऊर्जा,
का जो व्यावसायिक मात्रक है वो किलोवाट घंटा है, जिसे यूनिट भी कहते हैं। इसका मतलब यूनिट कहें या किलोवाट घंटा कहें वो बराबर होता है, तो यूनिट बराबर होता है, सूत्र आपको पता ही है, वाट इंटू घंटा बटे 1000। तो वाट कितना है भाई, 60 वाट का है। रेडियो सेट कितने घंटे तक चलता है, 50 घंटे तक, बटे 1000। सॉरी ये 100 लिख गया था। तो देखिए ये 6 पंजे 30, तो 3000 बटे 1000। तो सीधी सी बात है, यूनिट कितनी आ गई, 3 यूनिट गए या 3 किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 71वां प्रश्न देखिए, शक्ति की सबसे छोटी इकाई, शक्ति की जो सबसे छोटी इकाई है वाट होती है, और हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, W बटे T, अर्थात P का मात्रक वाट। तो वाट बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, कार्य का मतलब जूल प्रति सेकंड। इसका मतलब वाट किसके बराबर होता है, इसको भी आपको याद रखना है, वाट बराबर किसके होता है, जूल प्रति सेकंड। और अगर मैं आपको 1 वाट की परिभाषा पूछूं, इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई विद्युत उपकरण जो 1 जूल विद्युत ऊर्जा का उपयोग प्रति सेकंड करता है। जैसे 60 वाट का बल्ब है, इसका मतलब वह बल्ब 1 सेकंड में 60 जूल ऊर्जा का विद्युत उपयोग करेगा। याद रहेगी ना। चलते हैं अगले पृष्ठ पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन पर तो निर्भर करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ये सूत्र कब लगता है भाई, जब लगाए गए बल की दिशा में विस्थापन होता है, और अगर बल और विस्थापन एक ही दिशा में ना हो तब बल की दिशा में विस्थापन का घटक लिया जाता है, और उस स्थिति में हम क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए विस्थापन पर निर्भर करता है, विस्थापन और बल के बीच के कोण पर निर्भर करता है, थीटा पर भी निर्भर करता है। ठीक है भाई, इन पर भी निर्भर करता है। आरोपित बल पर तो निर्भर करता ही है। ठीक है, किस पर नहीं करता, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। तो यहां ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर, क्योंकि पूछा क्या था, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। अब 72वां प्रश्न के बाद अब चलते हैं हम 73वां प्रश्न। किए गए कार्य का मान, ढंग से देखिए, अब मैंने ऑप्शन हटा दिए, सीधे रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको बतानी है। देखिए किए गए कार्य का मान बल के परिमाण तथा बल की दिशा में गुणनफल के बराबर होता है। तो बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है भाई। अब देखिए 74वां प्रश्न देखिए, वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु के विस्थापन में अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य। देखिए ध्यान रखना भाई, ये तो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, शायद चौथी बार मैं आपको बता रहा हूं। कोई कण या वस्तु वृत्तीय पथ में घूम रही है या अपकेंद्रीय बल के अधीन गति कर रही है, सीधी सी बात है, वृत्तीय पथ में कब घूमेगी, जब उस गति के लिए अर्थात वृत्तीय पथ के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल उस पर कार्य करेगा, और अपकेंद्रीय बल की जो दिशा है केंद्र की ओर होती है, अर्थात विस्थापन और विस्थापन और बल के बीच का जो कोण है वो हमेशा 90 डिग्री पर होने के कारण विस्थापन हमेशा वो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। यदि विस्थापन बल की दिशा के तो कार्य नहीं होता। कब कार्य नहीं होता, जब थीटा बराबर 90 होता है, अर्थात बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, लंबवत हो। तो यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो कार्य नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा अर्थात कॉस, जब थीटा 90 होगा तो हम जानते हैं कि कॉस 90 का मान 0 होता है, तो उस स्थिति में W बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलते हैं, देखिए 76वां प्रश्न, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। बहुत बार आ गया है। तो चलते हैं अब 77वां प्रश्न देखिए भाई, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, कार्य का और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या है, जूल भाई। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है भाई ये। तो विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं या केवल ऊर्जा भी कह सकते हैं, खैर चलो, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। प्रमेय के अनुसार, अब पता नहीं कौन सी प्रमेय, अब ध्यान करना भाई, प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात किया गया जो कार्य dw किसके बराबर होता है, डेल्टा के। तो ये कौन सी प्रमेय भाई, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, अर्थात हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। ठीक है, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जाओं में अंतर के बराबर होता है किया गया कार्य। तो ये कौन सी प्रमेय भाई, कार्य ऊर्जा प्रमेय।
याद रखना, बहुत अच्छी थ्योरम है। शक्ति बराबर बल गुणा, ये तो कई बार आ गया है ना कि P बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है W/T, ठीक है। और W बराबर क्या होता है भाई, बल इंटू विस्थापन, याद आ गया ना। और बटे ये समय है ही, तो देखिए भाई बल इंटू विस्थापन बटे समय बराबर क्या होता है, वेग, ठीक है। तो किसके बराबर होता है शक्ति, बल इंटू वेग के, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। 1 ग्राम द्रव्यमान किसके कितनी जूल ऊर्जा के बराबर होता है, इसको आप याद रखने भाई। और ये है देखिए 9 गुणा 10 की घात 13 जूल ऊर्जा के तुल्य होता है। कितनी, 9 गुणा 10 की घात 13 जूल ऊर्जा के तुल्य होता है। देखिए कौन सी संघट्ट ऐसी है, टक्कर ऐसी है जिसमें संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा का ह्रास होता है, तो वो कौन सी होती है, अप्रत्यास्थ टक्कर है। क्योंकि प्रत्यास्थ टक्कर अगर होती तो संवेग ऊर्जा के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती। तो देखिए ये कौन सी है भाई, अप्रत्यास्थ टक्कर है। अप्रत्यास्थ संघट्ट कहें या टक्कर कहें एक ही बात है भाई। तो पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में निकाय की कुल संरक्षित रहती है, निकाय की कुल क्या ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। सभी प्रकार के संघट्टों में हमेशा देखिए टक्कर चाहे प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ हो, कोई सी टक्कर हो, निकाय का जो संवेग है वो हमेशा संरक्षित रहता है। तो भाई रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, संवेग। तो देखिए 85वां प्रश्न, वैद्युत बल संरक्षी बल है, जानते हैं ना आप, जबकि घर्षण बल क्या है, असंरक्षी बल है, असंरक्षी बल है। तो आप संरक्षी बल और असंरक्षी बल को ध्यान से पढ़ लेना भाई, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोयला जलाने पर ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा में, देखिए कोयला के अंदर रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो कोयला के दहन के समय कौन सी, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन है वो ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। बिजली के पंखे में वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन, देखिए विद्युत से पंखा चलता है, वो घूमता है, घूमता है मतलब यांत्रिक ऊर्जा होती है भाई, ध्यान रखना भाई, ये कौन सी ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा में होता है। E बराबर mc², ये तो विश्व प्रसिद्ध समीकरण है, कौन सा है भाई, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण है ये, किसका, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाता है। तो देखिए 88वां प्रश्न हो गया। अब चलते हैं हम 89वें प्रश्न पर। अप्रत्यास्थ संघट्ट में निकाय की, अप्रत्यास्थ जो संगठन होती है, सॉरी वो टक्कर होती है, उसमें निकाय की कौन सी ऊर्जा का क्षय होता है, वो होता है यांत्रिक ऊर्जा, रट लेना भाई इसको, यांत्रिक ऊर्जा का क्षय होता है। अब चलिए, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को। अब आप कहेंगे सर तो शक्ति किसे कहते हैं, अरे कार्य करने की दर है वो, W/T है, ठीक है, शक्ति मत लिख देना इसमें। तो इसमें क्या आएगा, ऊर्जा कहते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों को ही आप गलत कर सकते हैं। तो देखिए गतिज ऊर्जा कभी भी, मैंने बताया था ना, गतिज ऊर्जा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है भाई, 1/2 mv²। अब देखिए कभी भी द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं हो सकता और वेग ऋणात्मक हो सकता है, क्योंकि वेग सदिश राशि है, लेकिन आप देख रहे हैं वेग का क्या है, वर्ग है, और वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे ऋणात्मक का करें चाहे धनात्मक का करें। तो गतिज ऊर्जा कभी भी कैसी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, ठीक है। अब देखिए यदि एक हल्के और एक भारी पिंड के संवेग समान हो तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी भाई, तो किसकी गतिज ऊर्जा, देखिए रह गया है, अधिक होगी। तो ये प्रश्न देखिए आपको संवेग और वो समीकरण या सॉरी वो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध आपको याद होगा ही कि P बराबर √2mE होता है, ये होता है ना। अब क्या है देखिए, संवेग समान है तो दो कण है, इसका एक मतलब एक तो कण है P1 बराबर m1 और E1, और दूसरा है P2 बराबर जिसका संवेग है
P2 बराबर 2m2 और E2। अब देखिए भाग से P1 बराबर P2 है, संवेग समान है, सीधी सी बात है। तो क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2m1 E1 बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2m2 E2। ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात m1 E1 विल बी इक्वल टू m2 E2। तो सीधी सी बात है, मैं लिख सकता हूं कि E1 बटे E2 विल बी इक्वल टू m2 अपॉन m1, क्योंकि तभी E1 m1 और E2 m2 आएगा। समझ में आ गई। तो देखिए गतिज जो ऊर्जाएं हैं उनका जो अनुपात है वो कणों के मतलब व्युत्क्रमानुपात में सीधे, मतलब पहले कण का जो गतिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान दूसरे का है दूसरी साइड देखिए, तो सीधी सी बात है। तो उल्टा हुआ ना, तो एक हल्के और एक भारी पिंड के संवेग समान हो तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी भाई, हल्के पिंड की। ध्यान रखना भाई, हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा, यहां गलत कर जाएंगे। अब आप कहेंगे सर हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा कैसे होती है, जब गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो हाफ mv² होता है भाई, द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा गतिज। अरे भाई द्रव्यमान में तो केवल गुणा कर रहे हैं, वेग पे देखिए ना, हल्के कण का वेग भी तो ज्यादा होगा और वेग का तो वर्ग है, तो सीधी सी बात है हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ढंग से याद कर लेना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। हियर इज द टफ वन। तो आपने बहुत स्वाद चख लिया सरल प्रश्नों का, कठिन प्रश्न की तरफ आते हैं। 100 अश्व शक्ति की मोटर कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से गतिमान है। इंजन द्वारा कार पर आगे की ओर लगाया गया बल है। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है, बल पूछ रहा है भाई। तो देखिए अश्व शक्ति क्या होती है यार, शक्ति की है और क्या है, ठीक है, हॉर्स पावर। और देखिए तो P का मान दे रखा है 100, अरे यार ये मुझे पता है इसमें, चलिए 100, तो इसको 100 हॉर्स पावर दिया हुआ है। और एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, क्योंकि देखिए MKS प्रणाली में या SI यूनिट में मुझे बदलना होगा, तो अश्व शक्ति की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 746 वाट। ठीक है भाई, तो 746 पे 00 आ जाएंगे, इतनी तो शक्ति दी गई है। अब वेग दिया गया है, v बराबर दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब SI यूनिट में मुझे ये मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। SI यूनिट में कैसे बदलूंगा, किलोमीटर के मीटर बनाए तो 1000 का गुणा करूंगा, बटे सेकंड में बदलने के लिए 60 गुणा 60, अर्थात 5/18 आ जाएंगे भाई। इसको सीधे सीधे याद करके रखिए आप। तो कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो गुणा 5/18 आप कर दीजिए, 18 चौका बहुत 72, अर्थात 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा वेग। अब आप जानते ही हैं यार क्या कि शक्ति बराबर क्या होता है, F इंटू वी। मुझे ज्ञात क्या करना है, F, तो F बराबर हो जाएगा P अपॉन V। तो देखिए F बराबर P का मान कितना है, 746 इंटू 00 बटे, और ये क्या आ जाएगा भाई, V का मतलब 20। तो देखिए 20 पंजे 100, ठीक है भाई। तो देखिए गुणा कर दीजिए, 6 पंजे 30, 5 चौक 20 और 3 23, 5 सत्ते 35 और 2 37, 3730 न्यूटन आना चाहिए। तो 3730 न्यूटन ऑप्शन फर्स्ट में है, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं हम 94वां प्रश्न है, क्या है कि एक इंजन 100 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करता है। 200 किग्रा के पिंड को 100 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में उसको कितना समय लगेगा। तो शक्ति दी गई है भाई, देखिए किलोवाट है ना, वाट का मतलब किलोवाट, सीधी सी बात है। तो देखिए अब शक्ति बराबर क्या होता है, W/T होता है, और W बराबर क्या होता है, mgh/T। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कितना समय लगेगा, इसका मतलब T पूछ रहा है। तो T बराबर क्या हो जाएगा भाई, mgh/P। Am I right? अब देखिए m का मान अर्थात द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान कितना है, 200 किलोग्राम। तो देखिए मैं 200 लिख रहा हूं भाई, गुणा g का मान 10 ले लेते हैं। चलिए कितने मीटर तक, h कितने मीटर तक ले जा रहे हैं, 40, तो h की जगह लिख देता हूं 40 भाई, बटे p कितनी शक्ति है, 100 किलोवाट, ठीक है। तो देखिए 100
तो ये हो गया। और किलो के लिए आप जानते हैं गुणा कर देते हैं 1000 का, तो 100 इंटू 1000 इतने हो जाएंगे वाट। अब देखिए अगर इसमें तो आंसर 8 सेकंड नहीं 0.8 होता, या इसको मैं क्या कर देता हूं 10 किलोवाट कर देता हूं। देखिए इसको 10 कर देता हूं, तो देखिए 1 2 जीरो कट जाएंगी, और ये 1 इससे कट जाएगा, 1 इससे कट जाएगा। अब 4 दूनी 8, तो टी बराबर क्या आ जाएगा 8 सेकंड। ठीक है, तो इसमें आंसर सा हो जाएगा। तो आप ऐसा करना भाई, एक इंजन 10 किलोवाट कर लेते हैं इसको, और नहीं तो आंसर में इस 0.8 होना चाहिए। मिस्टेक कैन बी हैपन विद एवरीवन। तो देखिए अब अगला प्रश्न 95वां प्रश्न, सरल है ना, पढ़ तो लो, सरल तो बाद में कहोगे आप। किसी पिंड पर सदैव कार्य किया जाता है, जबकि कार्य कब किया जाता है भाई? आपको वो कंडीशन बतानी है जिसमें कार्य होगा ही। पहला प्रश्न देखिए, इस पर कोई बल कार्य करता है। कोई आवश्यक नहीं है कि किसी वस्तु पर बल कार्य कर रहा है तो कार्य हो, कार्य हो ही। बल कार्य करने का मतलब ये नहीं है कि वस्तु पर कार्य हो ही, क्योंकि अगर मैं दीवार को धक्का लगाऊं तो क्या आप विस्थापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। यू कांट डिस्प्लेस द वॉल। और जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो सूत्र आपको पता ही है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अर्थात जब एस का मान जीरो है तो कार्य नहीं होगा भाई, कार्य किया गया कार्य शून्य होगा। तो भाई ये कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो हमेशा सत्य हो। सत्य होती है पर हमेशा सत्य नहीं होती, तो इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए। चलिए, वह कुछ दूरी तक चलता रहता है तो उसमें कुछ विस्थापन हो। विस्थापन होना भी कार्य का एक सूचक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कि आप चलिए वृत्ताकार मार्ग में घूमिए, कितना भी विस्थापन हो, किया गया कार्य शून्य होगा। तो इसको भी वी आर इग्नोरिंग और द। अब देखते हैं फिर इसमें सबसे बढ़िया आंसर क्या है, इसको भी इग्नोर करते हैं। चलिए छोटा सा निशान लगा लेता हूं। किसी यांत्रिक प्रभाव से उसकी ऊर्जा में, देखिए भाई ये कंडीशन मस्ट है यार। किसी भी यांत्रिक प्रभाव से यदि उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ऊर्जा में वृद्धि तभी संभव है जब उस पर कोई कार्य किया जाएगा। सो सा इज द करेक्ट आंसर हियर। अब चलते हैं हम 96वां प्रश्न। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा उसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह क्या है? शून्य कार्य भाई। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो W बराबर जीरो। देखिए ऋणात्मक कार्य नहीं, गलत है। ऋणात्मक कार्य में तो लगाया गया जो बल है और जो विस्थापन उत्पन्न हो रहा है वो परस्पर विपरीत दिशा में होने चाहिए। अर्थात थीटा मस्ट बी 90 से ज्यादा और 180 से कम होना चाहिए। ये इस तरह से होना चाहिए, सॉरी नहीं, ए और ये। धनात्मक कार्य, धनात्मक तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कोई कार्य नहीं करता है, सो सा इज द करेक्ट। अधिकतम कार्य तो होगा ही नहीं। अधिकतम कार्य कब होता है? जब थीटा इक्वल टू जीरो होता है भाई। तो सा इज द करेक्ट। अब चलते हैं हम 97वां प्रश्न। हियर इज द 97th क्वेश्चन। 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा 125 जूल है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र K बराबर क्या होता है? हाफ mv²। तो उसमें पूछ रहा है भाई m, तो m बराबर क्या होगा? बजगुणा कर दीजिए, नहीं तो सीधे सीधे मान रख दीजिए। k की जगह क्या लिख दूं मैं? 125 बराबर 1/2m, और v² का मतलब 5 का वर्ग। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। तो सीधी सी बात है भाई, 25m बराबर 125 गुणा 2, तो m बराबर हो जाएगा 125 गुणा 2/25। तो 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 किलोग्राम। क्योंकि द्रव्यमान है तो किलोग्राम मात्रक लिखूंगा, तो सा विल बी करेक्ट हियर। एक मीनार से 1 किलोग्राम द्रव्यमान भारी गेंद मुक्त करते हैं, 10 मीटर दूरी गिरने पर उसमें विद्यमान गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए गतिज ऊर्जा का मान सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं mgs से। अब आप कहेंगे सर mgs तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अरे स्थितिज ऊर्जा ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रही है। कंडीशन आप देखिए, सूत्र हाफ mv² लगा ही नहीं सकते, तो आप लगा दीजिए सीधे mgh। तो देखिए m का मान कितना है भाई? 1 किलोग्राम। g का मान में चलिए 9.8 लिख लेता हूं, क्योंकि इसमें 100 भी लिखा हुआ है, 98 भी लिखा हुआ है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना भाई। ये गलती आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने g का मान 10 लिख लिया तो आंसर मे बी 100। तो देखिए गुणा h कितनी मीटर तक?
10 मीटर तक। तो 9.8 गुणा 10 करेंगे तो 98 जूल आ जाएगा आंसर। तो सा विल बी करेक्ट हियर। अगर आपने जी का मान 10 ले लिया होता तो आप टिक कर देते 100 जूल पर, जो गलत हो सकता था। गलत भाई क्यों मान लेंगे? क्योंकि जी का जो एग्जैक्ट मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए बहुत सरल सरल प्रश्न, इसको मैं सीधे सीधे बता देता हूं। घड़ी को चाबी देने से हम संग्रह करते हैं स्थितिज ऊर्जा का आशय है। तो चलिए इसमें नंबर नहीं डाला हुआ है, चलो मैं डाल देता हूं, 100 डाल देता हूं। चलिए यदि गतिशील कण समान द्रव्यमान के दूसरे स्थिर कण से तिर्यक टकराता है और टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है तो टक्कर के पश्चात कणों के बीच का कोण कितना होता है? आप जानते हैं 90 डिग्री का होता है। आपको पता है यार, ये सरल सा सवाल था। चलिए ये 101वां प्रश्न हुआ। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान कितना होता है? 0 होता है सर, इसको आप याद कर लेना। तो अब हम चलते हैं 101वां प्रश्न। संवेग संरक्षण का नियम आधारित होता है न्यूटन के द्वितीय नियम पर। संवेग संरक्षण का नियम किस पर आधारित होता है भाई? न्यूटन के द्वितीय नियम पर। तो इसी के साथ देखिए 101 प्रश्न हुए, कुछ ज्यादा भी प्रश्न है भाई, मैंने कुछ पे क्रमांक भी नहीं डाला था, 102 हो गया। चलिए मैं 101 मान लेता हूं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर दिल से पसंद आया है और आपको ऐसा लगा है कि इसमें वास्तव में मैंने मेहनत की है, और भाई लगभग 72 प्रश्न मैंने केवल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके नहीं कराया, मतलब ये पहला वो था क्योंकि मैंने रात में रिकॉर्ड किया था और उसमें जो कैमरा है जो नोट टाइम का है वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं चलो आज विदाउट वीडियो मतलब सॉरी मतलब अपना फेस दिखा ही मैं रिकॉर्ड करता हूं। तो मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द बटन ऑफ लाइक। आप मतलब मैं अब क्या कहूं यार, सीधी सी बात है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और हाँ अपने कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि ईमानदारी से आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या मैं आगे फेस सहित ही वीडियो बनाऊं या विदाउट फेस? क्योंकि फेस तो ऐसा कुछ बढ़िया है नहीं, पर फेस दिखने से अगर आपको समझ में अच्छा लगता हो तो मैं आई कैन यूज माय फेस इन दिस इन नेक्स्ट वीडियोस, और नहीं तो चलिए आप बता देना। और हाँ अगर चाहें तो अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दें। हाँ एक बात और कह रहा हूं कि रीट के लिए मैंने विशेषतः ये वीडियो बनाए, तो रीट वाले आप जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट वाली, उसमें जाएं, उसमें फिजिक्स के और गणित के बहुत से वीडियो हैं और जो मैंने बहुत अच्छे बनाए। आपकी जो कोचिंग सेंटर में उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उनसे 19 नहीं पाओगे ये मैं आपसे कह सकता हूं। तो उनको आप जरूर देख लेना, पढ़ते रहिए। भगवान आपको आपकी आशातीत सफलताएं अवश्य दिलाएगा। बेस्ट ऑफ लक और टेक केयर। बता देता हूं कार्य होता क्या है, सुन लीजिए पहले। ये जो चित्र है इन पर पीछे ध्यान देना कि कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो परिभाषा से आप समझ गए होंगे कि कार्य दो घटकों पर निर्भर करता है, एक तो लगाए गए बल पर और एक बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन पर। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उस दिशा में विस्थापन नहीं हो, उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, बल की दिशा में जो विस्थापन है उसका घटक लेते हैं, ठीक है। और उस आधार पर जो परिभाषा निकल के आ जाती है वो ये होती है कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ एस कॉस थीटा क्या है, बल की दिशा में विस्थापन का घटक है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि कॉस थीटा जब आ जाता है दो राशियों के बाद तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं कि एफ डॉट एस, हम जानते हैं बल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, तो दो सदिश राशियों का ये क्या है, अदिश गुणनफल है। तो कार्य को कैसे व्यक्त कर सकते हैं कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। अब देखिए इस चीज पर आइए कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा, इसका मतलब किए गए कार्य का जो मान है वो थीटा पर निर्भर करेगा, अर्थात बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करेगा। यदि थीटा बराबर 0 है
तो हम जानते हैं कि cos 0 का मान 1 होता है, तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य है वो मैक्सिमम होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, Fs, जो पूर्व में मैं बता चुका हूं पहले ही। और यदि आप दूसरी कंडीशन सोचिए, यदि थीटा अर्थात बल और विस्थापन दोनों 90 डिग्री के हैं, तब क्या होगा, हम जानते हैं कि cos 90 का मान 0 होता है भाई। तो उस स्थिति में W बराबर Fs, ठीक है, और cos 90 की जगह में 0 लिखूंगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 0, अर्थात किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। कब, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हैं। तो आप देखिए, कार्य को मैं 3 भागों में बांटूंगा। कार्य धनात्मक हो सकता है, कार्य ऋणात्मक हो सकता है, और कार्य शून्य भी हो सकता है। धनात्मक कार्य कब होता है, जिधर बल लगाया जा रहा है, जैसे इसमें बाएं से दाईं ओर बल लगाया जा रहा है वस्तु पर, और विस्थापन भी दाईं ओर ही हो रहा है, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि जब थीटा का मान 0 और π/2 के बीच में होता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। इसी तरह मैं बल लगा रहा हूं, इस दूसरे चित्र पर देखिए, बल लगाया जा रहा है बाएं से दाईं ओर, और वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हो रहा है दाएं से बाईं ओर। इसका मतलब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है, अर्थात थीटा बराबर कितना है, 180। तो इस कंडीशन में जो किया गया कार्य है वो ऋणात्मक होगा, अर्थात थीटा का मान π/2 से ज्यादा और 180 के बीच होना चाहिए। और जैसा मैंने अभी बताया था कि बल और विस्थापन के बीच में देखिए, जैसे बल ये है, बल की दिशा, और विस्थापन ये है, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का कोण होने के कारण किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। अब इनके कुछ उदाहरण भी आपको याद होने चाहिए कि किया गया कार्य कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, और कब शून्य होता है। तो देखिए धनात्मक कार्य के उदाहरण, जैसा हमने देखा था कि जब थीटा का मान 0 से ज़्यादा होता है, या मतलब 0 और 90 के बीच होता है, तो cos थीटा भी धनात्मक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि बल और बल का घटक विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य धनात्मक होगा। और कार्य धनात्मक के मैंने उदाहरण यहाँ लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ लेना। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे यहाँ देखिए, घोड़ा गाड़ी खींचते समय घोड़े द्वारा लगाया गया बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे तो कार्य धनात्मक होगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, भार को उठाने में लगाया गया बल तथा विस्थापन दोनों ऊपर की ओर होंगे। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ना कि वो कार्य क्या होगा, धनात्मक। इसी तरह तीसरा उदाहरण, स्प्रिंग को खींचने में खिंचाव बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, कार्य धनात्मक होगा। तो ये जो तीनों उदाहरण हैं आप देख रहे हैं कि जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसी दिशा में विस्थापन है, अतः कार्य धनात्मक होगा। भार को ऊपर उठाने में लगाया गया बल और विस्थापन दोनों ऊपर की ओर होते हैं, अतः धनात्मक। ये तो मेरे ये रिपीट हो गया है। इसी तरह आप देखिए, गेंद जब नीचे आती है तब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल धनात्मक कार्य करता है। आप इनको ढंग से याद कर लेना भाई। अब देखिए ऋणात्मक कार्य के कुछ उदाहरण है, जैसा हमने भी देखा था कि जब थीटा का मान 90 से ज़्यादा होता है और 180 के बराबर या कम होता है तो cos जो थीटा है वो ऋणात्मक होगा, अर्थात बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर विपरीत हों तो बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अब यदि किसी वस्तु को विस्थापित करते हुए अपने पूर्व स्थान पर ले जाया जाए तो पुनः आते हुए दोनों विस्थापनों के लिए घर्षण बल की दिशा विस्थापन के विपरीत होगी और किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, शून्य नहीं होगा। ध्यान रखना भाई ये चीज। जैसे अब कुछ उदाहरण दिए गए कि गतिशील वाहन में ब्रेक लगाने पर मंदक बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि ब्रेक लगाने के कारण उत्पन्न जो मंदक बल है उसकी दिशा वाहन के विस्थापन की दिशा के विपरीत होती है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब किसी वस्तु को ऊपर उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल की दिशा नीचे की ओर तथा विस्थापन ऊपर की ओर होता है। जैसे यहाँ है, वस्तु को ऊपर ले जाया जा रहा है, ठीक है, एच तो ऊपर की ओर है, लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण जी है वो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, इसलिए बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होने के कारण किया गया कार्य ऋणात्मक कहलाएगा भाई। अब देखिए शून्य कार्य के उदाहरण, जैसा अभी कर रहे थे कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो Fs cos 90 अर्थात 0 किया गया कार्य होगा। अब देखिए इसके उदाहरण आप ढंग से पढ़ लें कि वृत्तीय गति में कण के विस्थापन के साथ साथ
अपकेंद्रीय बल mv²r होता है। हमेशा ध्यान रखना भाई, जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो वृत्ताकार मार्ग के लिए एक बल होता है जो बहुत आवश्यक होता है, अपकेंद्रीय बल, और जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। जैसे ये लग रहा है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है उसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होगी। और देखिए विस्थापन और बल की जो बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का दिख रहा है, इसलिए वृत्तीय गति में बल की दिशा विस्थापन के सदैव लंबवत होने के कारण किया गया कार्य शून्य होता है। ध्यान रखें, किसी भी प्रश्न में आपको अगर अपकेंद्रीय बल दिख जाए या वृत्ताकार मार्ग में गति दिख जाए तो किया गया कार्य हमेशा आप शून्य ही मानकर और टिक कर दें, आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए दूसरा उदाहरण, यदि एक वस्तु चिकने क्षैतिज पर फिसल रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल अथवा सतह की अवलंबित जो प्रतिक्रिया है वो कोई कार्य नहीं करेगा। इसी तरह तीसरा उदाहरण लीजिए, यदि कोई कुली रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपने सिर पर भार रखकर चल रहा है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। जैसे आप देख रहे हैं भाई, सिर पर भार है और विस्थापन इधर है, तो देखिए इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री के होने के कारण किया गया कार्य शून्य होता है। अर्थात महिलाएं भी जब सिर पर रखकर पानी लेकर आती हैं तो उनके द्वारा किया गया कार्य भी शून्य हम मानते हैं। चौथा उदाहरण और आप ढंग से पढ़ लीजिए कि गतिशील जो सरल लोलक है उसके धागे का तनाव सदैव विस्थापन के लंबवत रहता है। आप देखिए जैसे पेंडुलम आपको दिख रहा है, इसमें जो तनाव है वो विस्थापन के हमेशा क्या है 90 डिग्री में होता है जी। ये विस्थापन है, ये डेल्टा एस, और ये तनाव बल टी है। तो 90 डिग्री का कोण होने के कारण तनाव बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा भाई। अब देखिए बल के और विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं, आपने जान लिया। अब जान लेते हैं हम कार्य का मात्रक। तो देखिए कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। कार्य का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, जूल है। ठीक है, अब आपसे कहे कि 1 जूल किसको कहेंगे, तो देखिए ये किसके बराबर है, बल गुणा विस्थापन। अब देखिए आपको अगर 1 जूल की परिभाषा निकालनी है तो देखिए 1 जूल बराबर होगा, ये बल का मात्रक क्या है 1 न्यूटन और विस्थापन का मात्रक क्या है मीटर। तो देखिए मैं सबको एक एक कर दूंगा। अर्थात किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर यदि बल की दिशा में विस्थापन 1 मीटर हो तो वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल होगा। ये एसआई मात्रक है और सीजीएस मात्रक क्या है, अर्ग है। ठीक है, तो आप जान लें कि 1 जूल में कितने होते हैं 10⁻7 अर्ग होते हैं। आप निकाल भी सकते हैं। देखिए सीजीएस प्रणाली में निकालने के लिए आपको ये बदलना पड़ेगा एमके से सीजीएस में, तो आप आराम से निकाल लेंगे। तो जैसे एक अर्ग की परिभाषा कहें तो यदि किसी वस्तु पर 1 डायन बल लगाने से वस्तु में बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर विस्थापन हो तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 अर्ग होगा। ठीक है, तो 1 अर्ग बराबर मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 1 अर्ग बराबर लिख सकता हूं 1 डायन, जैसे यहां 1 न्यूटन लिखा था ना, और 1 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि जैसे 1 जूल में निकालने कितने होगा, तो देखिए 1 जूल बराबर, तो देखिए 1 न्यूटन को डायन में बदल लीजिए। हम जानते हैं कि 1 न्यूटन में कितने होते हैं 10⁵5 डायन, गुणा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो देखिए कितने हो जाएंगे 10⁵5 और ये 2 ये इधर आ जाएंगे, तो 10⁻7 डायन इंटू सेंटीमीटर, और डायन इंटू सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, अर्ग। तो ये बात आप ढंग से याद रख लें। इसी तरह कार्य का मात्रक एक दूसरा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होते हैं। इसी तरह मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो 10⁻6 का गुणा और कर देंगे तो ये -13 जूल रह जाएंगे, तो 1.6 गुणा 10⁻13 जूल। आप इनको ढंग से याद रख दें। इसी तरह ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक होता है उसको किलोवाट घंटा कहते हैं, जिसे यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक, या विद्युत ऊर्जा को भी इसमें बदलते हैं या कहते हैं, तो इसे विद्युत ऊर्जा का
व्यापारिक मात्रक भी कहा जाता है, जिसमें 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं एक यूनिट में, एक यूनिट। ठीक है भाई, ये उलट दिया गया है भाई। इधर को तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग और 1 अर्ग में 10⁻−7 जूल। तो आप इधर की साइड के याद कर लें, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे।